हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द सिद्धार्थ यूपीएससी व्लॉग। जैसा कि आपको चैनल से पता है कि मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है मैंने, और उसके बाद से ही मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो आज की वीडियो में मैं, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो इसमें मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो मैं अपना क्लाइमेटोलॉजी के बारे में जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चनों का, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यानी कि जो हमारे पिछले कुछ सालों से जो क्लाइमेटोलॉजी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, इनका क्या ट्रेंड है, और ऑप्शनल में क्या ट्रेंड है, और साथ ही के साथ GS1 में भी इनका क्या ट्रेंडिंग चल रहा है ना। तो और अगर हम इस तरीके से अगर ट्रेंडिंग देख लेते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस भी चेक कर लेते हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा कि यानी क्वेश्चन की ट्रेंडिंग क्या चल रही है, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और जो हमारा प्रीलिम्स के पेपर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने यानी जो मेरे नोट्स है उस नोट्स में मैंने सबसे पहले क्या कर रखा है ज्योग्राफी ऑप्शनल के में, कि मैंने सबसे पहले अपना सिलेबस लिख रखा है। उसमें सिलेबस में हम सिलेबस चेक कर लेंगे, जिससे पता लग जाएगा क्या क्या टॉपिक है हमारे। और नोट्स में कोशिश करें कि स्टार्टिंग में जब आप नोट्स बनाएं तो जिस भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट्स के नोट्स बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही आप उसके नोट्स की स्टार्टिंग में आप सिलेबस वहाँ पे मेंशन कर लें, है ना। उससे आसानी होती है हमारी चीज़ों को क्लियर करने में और टॉपिक वाइज नोट बनाने के लिए भी। तो इसमें जैसे सिलेबस में आप देख सकते हैं कि पहला जो पॉइंट है इसमें हमें जलवायु के लिए बताया गया है कि विश्व के ताप एवं दाब कटिबंध, इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पृथ्वी का तापीय बजट आएगा। अब जो ये ताप एवं दाब कटिबंध है इसमें यही नहीं है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अंदर भी आने वाले हैं। तापीय प्रतिलोमन है, ताप का वितरण है, ठीक है, और इसमें तुम्हारी क्षोभ मंडल, समताप मंडल यानी जो वायुमंडलीय मंडल हैं वो पूछे जाएंगे। और फिर इसी के साथ में और भी चीज़ें हैं, वायुदाब पेटियाँ वगैरह हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। फिर इससे रिलेटेड हमारा पृथ्वी का तापीय बजट पूछा जाता है। फिर वायुमंडलीय परिसंचरण से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वायुमंडलीय स्थिरता एवं अस्थिरता। ठीक, उसके बाद में हमारा भूमंडलीय एवं स्थानीय पवनें, जैसे इसमें मानसून पूछा जाता है। स्थानीय पवनों में भी बहुत सारी पवनें आएंगी जो हमसे पूछी जाती है। मानसून पवनों के बारे में पूछेगा, जेट प्रवाह के बारे में पूछेगा, वायु राशियाँ पूछेगा। ठीक, और वाताग्र जनन के बारे में पूछा जाता है। शीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में हमसे पूछा जाएगा। अब इनमें क्या है कि ये थोड़े ऐसे मान के चलो जैसे चैप्टरों के नाम दे रखे हो, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने होते हैं। जैसे जेट प्रवाह दे रखा है इन्होंने, तो हमें सिर्फ जेट प्रवाह ही नहीं पढ़ना है, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी देखना है, इसका प्रभाव भी देखना है, यानी प्रभाव में भी इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है इनके। और जैसे वायु राशि इसका प्रकार देखना है हमें यहाँ पे, मानसून का आगमन, मानसून का जाना, भारत पे इफेक्ट यानी जो होता है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। चक्रवात इसी तरीके से हमें देखने होंगे। फिर इसके बाद में हमारा वितरण के प्रकार हैं एवं वितरण है। फिर इसके बाद में हम मौसम एवं जलवायु, कोपेन, थर्नवेट तथा त्रिवार्था का विश्व जलवायु वर्गीकरण के बारे में चर्चा होगी इसमें। जलीय चक्र, विश्व जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका और एवं अनुक्रिया, अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान एवं नगरीय जलवायु, इससे रिलेटेड ये हमारा इसका जलवायु का विज्ञान है जो हमसे यूपीएससी डिमांड कर रहा है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अपनी क्लाइमेटोलॉजी के नोट्स यानी जो भी प्रिपरेशन करनी है। अब कुछ क्वेश्चन हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन हमसे इसमें डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं ऑप्शनल में, कुछ करंट बेस पर भी पूछे जाते हैं, है ना। तो अब जैसे कि मैं सबसे पहले बता दूं कि अब क्योंकि जीएस फर्स्ट में भी पूछे जाते हैं, अगर जीएस फर्स्ट की बात करी जाए तो जीएस फर्स्ट में यहाँ पे हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो इसमें जो मेन ज़्यादा जो इसमें टॉपिक है वो चक्रवात का ही दिख रहा है पहले। हालांकि चक्रवात ही नहीं है, इसमें बहुत सारे टॉपिक भी है, जैसे भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं हमसे पूछी जा रही हैं इसमें। तो भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताओं में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जाएंगी, जो वो सारी चीज़ें हमारी इसमें ही जो ऑप्शनल का जलवायु विज्ञान का सिलेबस है इसमें ही हमारी सारी रिकवर हो जाएंगी, है ना, इसमें रिकवर हो जाएंगी। तो अब जैसे कि अगर हम इसका ट्रेंड देखें क्वेश्चनों का किस तरीके का है, तो हम सबसे पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं जो हम अपने ऑप्शनल्स के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम इसमें भी दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारत का भूगोल हुआ हमारा, दूसरा विश्व का भूगोल, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें जलवायु विज्ञान में, अब ये जो क्वेश्चन है मैंने 2015 से 25 के बीच के, हालांकि 25 के तो अभी आए नहीं है,
जब हो जाएगा आपकी बार तो उसके भी लिखे लेंगे। तो इसमें जैसे कि हम देखें कि भारत के भूगोल से जो हमसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 2012 में आया था क्वेश्चन, सिर्फ 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 12 में साउथ एंड नॉर्थ भारतीय मानसून यानी दक्षिणी उत्तरी भारत मानसून से पूछा गया है। वार्षिक वृष्टि पूछी गई है पूर्वी उत्तरी पश्चिमी से, नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है। और 2014 में फिर इसके बाद में 13 में कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर 14 में एक क्वेश्चन आता है जो क्षेत्र उत्पाद की विशेषता से रिलेटेड पूछा जाता है। 2015 में नेशनल पार्क यानी जो हमारे नेशनल पार्क है उनकी जलवायु किस प्रकार की होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रीलिम्स में। फिर 16 में कोई क्वेश्चन नहीं है। 17 में क्वेश्चन देखा जाता है कि भारतीय मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। अब भारतीय मानसून में भी जो इंडियन ओशन डाइपोल है, IOD है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। इसके बाद में हमें कुछ कम ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी इसका वेटेज कम है जिससे भारत से रिलेटेड प्रीलिम्स में कम आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी के लिए है। और भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, भू आकृति विज्ञान से रिलेटेड भी आते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड आते हैं, है ना। पर हम यहाँ पे सिर्फ जलवायु विज्ञान से रिलेटेड की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे विश्व का जलवायु है, विश्व की जलवायु यानी विश्व के भूगोल से जलवायु से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2022 में हमसे मेघ से संबंधित और विकिरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भूपृष्ठ अवरक्त विकिरण यानी इनसे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इसी के साथ हमें ध्रुवीय कोड से पूछा जा रहा है, पोलर कोड से, जिसमें IMO, सोलास और मार्पोल इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर बात करें अगर 2021 में, तो 2021 में हमसे व्यापारिक पवन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, पश्चिमी पवन जो शीतोष्ण क्षेत्र, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। 2020 में हमसे जेट प्रवाह से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, चक्रवात पर क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। तो यानी देख रहे हैं जितने भी हमारे अभी तक ये टॉपिक चल रहे हैं सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, है ना। अब अगर यहाँ बात करें हम 2019 की, तो 2019 में हमारा मेघाच्छादित रात ओस बूंद, जो रात में ओस बूंद जम जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी इसमें किस प्रकार का मिश्रण देखने को मिलता है आपको। अब फिर इसी के साथ हमसे इसमें यह भी पूछा जा रहा है कि जो जून की 21वीं तारीख होती है, इसमें सूर्य की स्थिति क्या होती है, यानी 21 जून को जो सूर्य होता है इसकी स्थिति किस प्रकार की होती है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया था 2019 में। 2019 के बाद में फिर यहाँ पे 2015 में क्वेश्चन है, फिर 14 में, 13 में और 12 में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालांकि जो लेटेस्ट वो है 22, 21, 20 और तुम्हारा 23 का और 24 का, है ना। तो फिलहाल अब 15 की देख लेते हैं। तो 2015 में भी हमारा उष्णकटिबंधीय साउथ अटलांटिक यानी साउथ ईस्ट पूर्वी प्रशांत से में जो है यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं ये हमारे, और इनमें चक्रवात नहीं बनते, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। पछुआ पवन से रिलेटेड हमसे पूछा गया है। मॉइस्चर मासेज जिसको बोलते हैं, इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। विषुवतीय से क्वेश्चन आया गया है। अब इसमें 2014 में भी बात करें तो हमारा आप देखोगे जैसे कि पवनों से रिलेटेड मौसमी उत्क्रमण से पूछा गया, मानसून जलवायु से क्वेश्चन आ रहा है हमारा। 2013 में भी महाद्वीपों अंतः स्थो वार्षिक ताप परिसर तड़ित झंझा उसके उत्पन्न कारण से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जलवायु चरम वर्ष कम चलवासी पशुचारक, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संबंधित क्षेत्र, ठीक है, मिडिल एशिया, स्टेपी, सवाना, प्रेरी, टुंड्रा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अलग अलग ऋतु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। दिन समय, अक्ष घूर्णन, अक्षांश स्थिति, इन सब से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन 2013 में आए हुए हैं। 2012 की बात करें तो इसमें पृथ्वी सतह ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कमी के कारण, यानी जैसे पृथ्वी सतह पर जैसे हम ऊंचाई बढ़ती है तो उस पर क्या होता है, तापमान में कमी आने लगती है, उसके कारण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, सवाना जलवायु जैसे होती है। 2011 की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक क्वेश्चन है, करंट अफेयर से, बाढ़, ऑस्ट्रेलिया बाढ़, है ना, ला नीना, एल नीनो से संबंधित क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध वर्सेस दक्षिणी गोलार्ध पश्चिमी पवन की तुलना की गई है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। सप्ताह मंडल जेट विमान उड़ान जो है ये पूछा गया है हमारा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो मेन ट्रेंडिंग है वो हमारे 2020 से देखें तो 20, 21, 22, 23 में हालांकि जलवायु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मेन 2024 की बात करें जो हमसे लास्ट ईयर हमसे पूछे गए थे क्वेश्चन, तो उसमें हमसे पार्थिव विकिरण की तुलना सूर्य विकिरण से बताई गई है। वायुमंडल में CO2, ग्रीन हाउस, तो इन दोनों को मिलाकर यानी 2 कथन दिए गए थे, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। दीर्घ तरंग विकिरण यानी जो दिया गया ना वायुमंडल
CO2 होती है और ये दिन तरंग विकिरण होता है, इसमें ग्रीन हाउस, तो इससे रिलेटेड 2 कथन बनाए गए थे, उससे क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। अब इसमें भी अगर हम बात करें, जैसे भूमध्य रेखा, क्षोभ मंडल मोटाई, संवहनीय धारा द्वारा ऊष्मीय अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमसे 2 कथन बनाए गए थे और उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे हमसे जनवरी माह में समतापी रेखा जो होती है, समतापी रेखा की स्थिति पूछी गई है हमसे, ठीक। और अगर बात करें फिर इसके बाद हमसे पूछा गया है इसमें चट्टान अपक्ष कारणों से, अपक्षय कारणों में वर्षा कारण जो है, वर्षा भी एक कारण है। वर्षा जल CO2, वर्षा जल में जो है CO2 विद्यमान होती है। यानी इसमें भी हमें कथन बना रखे थे, जिसमें पहला कथन ये था, दूसरा कथन ये बना रखा था, और वर्षा जल में O2 उपस्थित होती है, तीसरा कथन ये था। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बना रखे थे, ठीक। और फिर जलवाष्प से संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। फिर इसमें हमसे जलवायु प्रकार से, जैसे अब यानी उसमें क्या कर रखा था, इन मैंने यहाँ पे जलवायु के नाम लिख लिए, जैसे विषुवतीय जलवायु, चीन जलवायु, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, समुद्री पश्चिमी तट जलवायु। अब इनमें से किसी भी एक जलवायु के उस क्वेश्चन में क्या कर रखा था, लक्षण दे रखे थे। यहाँ पे देखिएगा, जलवायु प्रकार से विषुवतीय, चीन, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, समुद्री, है ना। तो इन जलवायु से संबंधित हमें क्या दे रखा था, उसमें एक यानी इनमें से किसी एक जलवायु के लक्षण दिए थे, और उसमें से पूछ रहा था कि ये जो लक्षण हैं, ये जो विशेषताएं हैं, ये किस जलवायु की है, तो उसमें ये ऑप्शन दिए गए थे, है ना। तो ये हमारा प्रीलिम्स का ट्रेंड है। अब अगर हम बात करें अपनी मेंस के आंसर की, कि मेंस के जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं रिटर्न में, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं। अगर हम बात करें किसकी, ऑप्शनल पेपर की, ज्योग्राफी के, वो भी क्लाइमेटोलॉजी के, ठीक। तो उसमें 2015 में क्वेश्चन आता है, जिसमें ये पूछा गया है कि विवेचना करें कि वाताग्र जनन फ्रंटोजेनेसिस किस प्रकार मौसम अस्थिरता में योगदान करता है, ठीक है। ये 10 मार्क्स में 150 शब्दों के लिए लिखने के आया था, यानी वाताग्र जनन से आना है। अब देखो यहाँ पे भी सिलेबस में भी वाताग्र जनन मेंशन किया गया है, और वाताग्र जनन पर ही हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसका मौसम अस्थिरता में क्या योगदान है। जहाँ पे हमसे एक इसमें पूछा गया है कि वायुमंडलीय स्थिरता और अस्थिरता, यानी इसका संबंध इससे दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। फिर इसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर विवेचना करें, यानी कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो बताना है हमें, और इसमें CS प्रकार की जो जलवायु है वो पूछी गई। तो देखो यहाँ पे भी सिलेबस में दिया गया है कोपेन जलवायु। फिर उसके बाद में हमसे वायुमंडल के उत्तर दक्षिणी परिसंचरण को पूछा गया है। अब और इसकी विश्व जलवायु में उसके महत्व को स्पष्ट पूछा गया है। तो इसमें परिसंचरण देखो, ये रहा वायुमंडलीय परिसंचरण, यानी अब तक जो हमने 2015 के तीनों क्वेश्चन देखे हैं, पूरा सिलेबस के अंदर से पूछा जा रहा है हमसे। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें 2016, तो 2016 में शायद कोई क्वेश्चन नहीं था जलवायु से रिलेटेड, 2017 में पूछे गए थे। तो 2017 में जो ऑप्शनल में पूछा गया था वो ये था कि धरातल पर वायु गति को नियंत्रित करने वाले बलों की विवेचना करें। जो वायु की गति है उसको नियंत्रित करने वाले हमें बलों की विवेचना करनी है। अब जो ये टॉपिक था ये हमारा इससे रिलेटेड है, दाब कटिबंध, जिसमें बहुत सारी वायु दाब पेटियों से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं, और उन वायु दाब पेटियों में हमें ये पता लग जाएगा कि ये जो गति है किससे नियंत्रित हो पाती है, जिसमें कोरलोसिस बल भी शायद विद्यमान है, यानी कोरलोसिस बल होता है। अब इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है, यानी जलवायु परिवर्तन क्या है, एक वास्तविकता है, और उचित उदाहरण द्वारा हमें इसकी व्याख्या करनी है। जलवायु परिवर्तन देखो, ये रहा वैश्विक जलवायु परिवर्तन वाला टॉपिक, ये रहा यहाँ पे, ठीक। और वैश्विक जलवायु से संबंधित भी हमारे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जलवायु परिवर्तन मानव भूमिका, है ना। अब इसके बाद में अगर हम आगे क्वेश्चन देखें तो इसमें हमसे पेल्टियर द्वारा प्रतिपादित परिहिमानी चक्र, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। यानी परिहिमानी चक्र अगर देखा जाए तो हमें ये जलीय चक्र जो दिख रहा है आपको यहाँ से संबंधित ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जलीय चक्र से। अब इसके बाद बात करें कि जलवायु ढाल प्रवणता एवं शैल संरचना के भू अपदारण को प्रभावित करते हैं। यानी जो जलवायु जो है वो ढाल प्रवणता एवं शैल संरचना के भू अपदारण को प्रभावित करते हैं। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन जलवायु से भी संबंधित हो सकता है और भू-आकृति से भी। तो इसमें हम इसको दोनों तरीके से, जब भू-आकृति अपनी कवर कर लेंगे तो वहाँ से भी इसको हम संबंधित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में 2018 में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में
कि जलीय चक्र में वाष्पन की भूमिका को स्पष्ट करें। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, 10 नंबर में आया है। फिर जीटी त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण हमसे पूछा गया है। फिर भारतीय मानसून की उत्पत्ति, देखो ये आ गया भारतीय मानसून की उत्पत्ति और प्रगति वापसी की व्याख्या, और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की विवेचना करें। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2019 में बात करें तो 2019 में नगरीय जलवायु की प्रकृति एवं वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन पर उनके प्रभाव का व्याख्या करें। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन 2019 में जो पूछा जा रहा है वो हमारा वायुमंडलीय परिसंचरण के त्रिकोशीय मॉडल। ये त्रिकोशीय मॉडल हमारा एनसीईआरटी में भी है और उसमें भी है, जो मेंस की बुक है, ठीक है। त्रिकोशीय मॉडल, इसके बारे में बताना है जो 20 नंबर में आ रहा है। संभाव्य वाष्पन वाष्पोत्सर्जन का परिकलन करने की थॉर्नवेट द्वारा सुझाई गई तकनीकों को स्पष्ट करें। यानी थॉर्नवेट ने क्या करा है कि वाष्पन वाष्पोत्सर्जन परिकलन करने की विधि बता रखी है, वो हमें इसमें बतानी है। अब 2020 में जैसे हैलोवीन तूफान, अब 2020 में हैलोवीन तूफान से संबंधित एक क्वेश्चन ये करंट से रिलेटेड है। अब हमें इसमें जो व्याख्या करनी तो तूफान की है, चक्रवात की है एक तरीके से, पर उस चक्रवात को करंट से जोड़ देना है हैलोवीन को, ठीक है, और उसके प्रभाव बताने हमें सारी भौगोलिक टिप्पणी कर देनी है उसकी। उत्तर अटलांटिक महासागर की धाराओं और पश्चिमी यूरोप, यानी जैसे अभी मैं बता रहा था ना कि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं और कुछ करंट से रिलेटेड जोड़ करते इस तरीके से पूछे जाते हैं वो। अब उत्तर अटलांटिक महासागर की धाराओं और पश्चिम यूरोप की जलवायु में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की व्याख्या करें। अब इसमें भी क्या है हमसे, उत्तर अटलांटिक महासागर की धारा और पश्चिम यूरोप की जलवायु, इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो पूछी गई है हमसे कि पश्चिम यूरोप की जो जलवायु वो किस प्रकार की है, क्या उनका इफेक्ट है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है, ठीक। फिर इसके बाद में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्याख्या कीजिए कि विभिन्न कारक भारतीय मानसून प्रणाली की उत्पत्ति और विकास को कैसे प्रभावित करती है। यानी इस क्वेश्चन में हमें भारतीय मानसून प्रणाली की उत्पत्ति और विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उनके बारे में बताना है सारा। फिर वाताग्र जनन और वाताग्र विनाशी, देखो 2000 क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं इसमें देखा जाए। जैसे वहाँ पे जलवायु परिवर्तन का आया था, तो जलवायु परिवर्तन में यहाँ पे हमसे जीटी त्रिवार्था पूछा, वहाँ पे कोपेन का पूछा है, दोनों परिवर्तन का ही रिपीट है क्वेश्चन, पर दोनों के बाद ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है बस इनके उसमें जो हम पढ़ेंगे, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पे हमसे वाताग्र जनन, और वहाँ पे सिर्फ पीछे जो क्वेश्चन आया था इसमें हमसे सिर्फ 2015 में वाताग्र जनन के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे वाताग्र जनन के साथ साथ वाताग्र विनाशी भी पूछा जा रहा है, ठीक है, और इसकी अभिलक्षणिक विशेषताएं पूछी जा रही है, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं इसमें। 2021 में वायु राशियाँ यानी संहति भी बोलते हैं इसको, रूपांतरण हेतु उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारक पूछे जा रहे हैं हमसे। सागर सतह के तापमान में वृद्धि, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सागर सतह के तापमान में वृद्धि से संबंधित संकटों की विवेचना करें, यानी जो सागर की सतह का जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि जो हो रही है उसकी विवेचना करनी है हमें, ठीक। इसके बाद में महाद्वीपों पर वर्षण के विविध प्रतिरूपों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण परीक्षण करने हैं, ठीक। 20 नंबर में क्वेश्चन है ये। इसके बाद में अगर देखा जाए तो तड़ित झंझा, यानी तड़ित झंझा जो तड़ित लाइटिंग होती है, यानी जब बिजली चमकती है, के कारणों को इंगित करते हुए इससे संबंधित खतरों का वर्णन करें, ये हमें क्वेश्चन बताना है इसमें, है ना। फिर इसके बाद 2022 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमसे। 2022 में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछा गया है कि उचित उदाहरणों द्वारा वायु राशि, देखो वायु राशि का भी यहाँ पे भी पूछा गया था, कहाँ गया, ये रहा, वायु राशि अभी यहाँ पे भी पूछा गया था, वायु राशियों से यहाँ पे भी पूछा, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पर यहाँ पे वायु राशि का किस तरीके से पूछा जा रहा है ये देखिए कि वायु राशियों के गतिमान होने पर महाद्वीपों के विभिन्न भागों में मौसम एवं पवनों पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। यानी यहाँ पे तो हमसे सीधा सीधा वायु राशि के बारे में पूछ लिया कि वायु राशि के जो उत्तरदायी रूपांतरण हेतु जो महत्वपूर्ण कारक है वो बताने हैं। अब यहाँ पे वायु राशि का जो महाद्वीपों पर मौसम पवनों पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक। इसके बाद में फिर हमारा क्वेश्चन 2 जो है इसमें जो पूछा गया है 2019 में, ये पूछा गया है कि सागर सतह के तापमान में वृद्धि का गंभीर परिणाम होता है, इससे संबंधित विश्व में संभाव्य परिवर्तन एवं खतरों का विस्तृत वर्णन करें। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब देखो तापमान वृद्धि, सागर सतह, अभी फिर से हो गया रिपीट, अभी ये हमसे 2021 में पूछा गया था और 2022 में दोबारा रिपीट हुआ है। अगर देखोगे तो 2021 में ये सागर सतह तापमान परिवर्तन आता है, और फिर 2021 में भी हमसे सागर तापमान सतह में वृद्धि, दोनों पूछी जा रही है क्वेश्चन, दोनों रिपीट हो रहे हैं।
ठीक, तो क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, अगर हम सही से तैयारी करें तो इसमें हमें क्वेश्चन रिपीटेशन भी देखने को मिलती है। परिणाम, अब इसमें वृद्धि का गंभीर परिणाम होता है, इससे संबंधित विश्व में संभाव्य परिवर्तनों एवं खतरों का विस्तृत वर्णन करें, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, इसके बाद में तापमान में अल्पकालिक परिवर्तनों का संबंध किस प्रकार पृथ्वी के धरातल एवं वायुमंडल के सौर्यिक ऊर्जा प्राप्ति एवं व्यय तंत्र से संबंधित है, वर्णन करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन सिलेबस में विश्व के ताप एवं दाब कटिबंध से संबंधित है, स्टार्टिंग में आपको वहां पे मिल जाएगा जब हम पढ़ेंगे अपनी। ठीक, फिर 2023 में अगर ट्रेंड देखे क्वेश्चनों का तो इसमें हमसे भूविक्षेपी वायु क्या है ये पूछा गया है। वायुदाब ढाल एवं वायु परिसंचरण के मध्य संबंध को बताना है, यानी वायुदाब ढाल जो है और वायु परिसंचरण इनके बीच संबंध बताना है, वायु विविक्षी की परिभाषा भी देनी है हमें। ठीक, फिर इसके बाद में हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में कि समुचित उदाहरणों को देते हुए पृथ्वी चक्रवात, आगे पृथ्वी चक्रवात की विशेषताओं और मौसम की स्थितियों को स्पष्ट करें, हमसे इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, फिर इसके बाद में स्थानीय पवनों की उत्पत्ति, अब देखो स्थानीय पवन से भी आगे सिलेबस में भी था चक्रवात और है ना, और स्थानीय पवन भी थी, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। उत्पत्ति के कारण बताने और उदाहरण देकर बताना है कि प्रचलित मौसम एवं जलवायु इनके महत्व की और जलवायु पर इनके महत्व की चर्चा करनी है हमें। फिर इसके बाद में ताप व्युत्क्रमण, अभी जैसे मैंने बोला था ताप प्रतिलोमन, तो ये व्युत्क्रमण भी हमारा ताप दाब कटिबंध से रिलेटेड है। ठीक, समुचित उदाहरण द्वारा स्थानीय मौसम पर इसके प्रभाव का वर्णन करना है हमें। ठीक, अगर हम बात करें कि 2024 का ट्रेंड क्या रहा क्वेश्चनों का, तो वो ये था कि शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण फैलाव अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है, स्पष्ट करें। शीतोष्ण चक्रवात पूछा जा रहा है, पढ़ना चक्रवात है, पर शीतोष्ण क्षेत्र में जो शीतोष्ण फैलाव एक्सिस है उस पर क्या निर्भर, वहाँ पे क्या यानी क्या चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ हमें वहाँ से बतानी है। तो विश्व जलवायु के, अब देखो कोपेन यहाँ पे फिर से आ गया, जो 2015 में आया था अब वो 2024 में रिपीट हुआ है, लगभग 10 साल 9 साल बाद या कोपेन जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे तो कह रहा है वर्गीकरण आधार विवेचना बतानी है, और जबकि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया अक्षांशीय, यानी क्वेश्चन को सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए, बल्कि हमें कंफ्यूजन करने के लिए अलग शब्दों का यूज होता है यहाँ पे, पर पूछा जा रहा यही है कि कोपेन का वर्गीकरण बताना है, पर अक्षांशीय वितरण बताना है। ठीक है ना, अब फिर उसके बाद में वायु राशि का देखो फिर से क्वेश्चन आ रहा है, वायु राशि फिर से रिपीट हो रही है, और संबंधित मौसम गतिकी की व्याख्या करनी है इसके साथ में, और ये किस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में मौसम के हालातों को प्रभावित करती है ये हमें बताना है। तो ये जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग था ये हमारा था ऑप्शनल का। अब अगर हम बात करें कि जीएस फर्स्ट में किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो जीएस फर्स्ट में देखते हैं कि ये किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर हम जीएस फर्स्ट में देखें तो 2013 में क्वेश्चन आए थे, हम 2013 से देख रहे हैं ना, जितने भी पुराने क्वेश्चन मिलने को तो बहुत सारे मिल सकते हैं, पर 2013 से लिखे थे मैंने इसमें। तो अगर देखो तो 2013 में इसमें उत्तरी गोलार्ध के मुख्य गर्म मरुभूमि 20 से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर है और महाद्वीपों के पश्चिम की ओर स्थित है, क्यों? अब ये जो क्वेश्चन है मुख्य गर्म मरुभूमि, यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड पूछा गया है ये क्वेश्चन, हालांकि इसको हम भू आकृति विज्ञान में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को ना, ये शायद यहाँ पे गलत आ गया है इसमें, चलो देखते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछा गया है कि मौसम विज्ञान में तापमान व्युत्क्रमण, देखो अब ये ऑप्शनल में भी था तापमान व्युत्क्रमण, और इसमें भी पूछा जा रहा है कि घटना से आप क्या समझते हैं और उस स्थान के मौसम निवासियों को यह कैसे प्रभावित करता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, 5 नंबर में आया था 5 नंबर में था 100 शब्दों में लिखने के लिए। फिर इसके बाद में भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आए चक्रवात को फाइलिन कहा गया, फाइलिन, और संसार के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को कैसे नाम दिया जाता है विस्तार, यानी देखो यहाँ पे जो चक्रवात का नाम जो यहाँ फाइलिन बताया गया है, तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो चक्रवातों के जो नाम रखे जाते हैं किस प्रकार रखे जाते हैं और इसका पूरा वर्णन करना है हमें, है ना। 2014 में अगर ट्रेंड देखे इस क्वेश्चन का इसमें, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात फिर से पूछा गया है, दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही परिसीमित रहते हैं, ऐसा क्यों? यानी जो हमसे ये पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं ये दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही क्यों सीमित रहते हैं, इनसे आगे या आगे क्यों नहीं जाते हैं ना, ये चीज देखेंगे। तो असामान्य जल, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि असामान्य जलवायु घटनाओं में से अधिकांश एल नीनो प्रभाव के परिणाम के तौर पर स्पष्ट की जाती है, क्या आप सहमत हैं?
यानी इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि असामान्य जलवायु घटनाओं में से जो अधिकांश एल नीनो के प्रभाव हैं वो आमतौर पर स्पष्ट किए जाते हैं। तो इन स्पष्टीकरण से हम क्या सहमत होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है इसमें। ठीक, अब इसका बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में घटती हुई हिमालयी हिम नदियों और जलवायु परिवर्तनों के लक्षणों के बीच संबंध उजागर करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 2015 में भारत से संबंधित क्वेश्चन, यानी जलवायु में भारत से संबंधित है। 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 में वायु संहति की संकल्पना की विवेचना करें तथा विस्तृत क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तनों में उसकी भूमिका को स्पष्ट करें। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। वायु संहति यानी वायु राशियां, वायु राशियां, ठीक, वायु राशियों से क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैंने जो ये क्वेश्चन सारे लिखे हैं ये सारे सिर्फ हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें भारत से संबंधित अभी कोई भी क्वेश्चन जलवायु से रिलेटेड मैंने अभी नहीं करा है, ठीक है ना। ये सारे हमारे वर्ल्ड से रिलेटेड हैं और वर्ल्ड में जो भी भारत भी है तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में, तो वो यहाँ पे भी पूछे जाएंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 2015 में जो क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है भारत से संबंधित आए हैं उसमें। तो जब हम भारत से रिलेटेड के क्वेश्चन एक साथ लिखेंगे तो वहाँ पे एनालिसिस करेंगे जब हम अपनी इंडियन क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, है ना। इसके बाद में अगर हम 2016 में देखें तो वायु राशि से क्वेश्चन हो गया, ठीक। 2017 में देखें तो मानसून एशिया में रहने वाली संसार की 50% से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सफल मानसून को क्या अभिलक्षण समुन्निवेशित किए जा सकते हैं। तो इसमें मानसून से संबंधित हमें जो जानकारी बतानी है वो सारी चीज़ें बताने के लिए पूछी जा रही है क्वेश्चन में। 2021 का अगर ट्रेंड देखें तो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख करें तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों को सुधारण वर्णन करें। यानी हमसे अब देखो इसको हम भूआकृति से भी जोड़ सकते हैं कि जो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो उनका उल्लेख तो करना ही है और उसके साथ स्थानीय मौसम पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका उदाहरण देकर हमें इसमें वर्णन करना है, ठीक। फिर इसके बाद में जो 2021 में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप को मनुष्य की गतिविधि पर प्रभाव डालते हैं, स्पष्ट करना है। ये जो सारे हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर हम ऑप्शनल में भी देखें ना तो हमारा यहाँ से आ रही है क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका, इस तरीके के क्वेश्चन, क्या मानवों की मनुष्य की गतिविधियों पर क्या प्रभाव डल रहा है ना, अनुक्रिया। तो इसके बाद अगर हम 2022 में क्वेश्चन देखें तो 2022 में हमसे क्षोभ मंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, कैसे। तो हमसे क्षोभ मंडल से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद में अगर हम देखें 2024 में जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग था कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए तो इसमें हमसे समुद्री सतह के तापमान वृद्धि, देखो ऑप्शनल में भी था ये क्वेश्चन हमारा, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि का क्या कारण है, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। यानी समुद्री सतह उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण को कैसे प्रभावित कर रही है, यानी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है समुद्री सतह का वो किन किन चीज़ों से पूछा जा रहा है। यानी एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके हमसे यहाँ से ऑप्शनल में क्वेश्चन आते हैं। कोई एक टॉपिक किसी खास करंट अफेयर के टॉपिक से जोड़ दिया या होने वाली जो भी करंट अफेयर में कोई भी घटना हुई है उससे संबंधित क्वेश्चन को इनसे जोड़ दिया है। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे बादल फटने की परिघटना क्या है, ये हमसे पूछा गया है कि बादल जो फटते हैं, देखा होगा कि बादल जैसे कि हम केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो वहाँ पे भी बादल फटे थे, तो वो परिघटना हमसे पूछी गई है, व्याख्या करें, इसकी एग्जाम्पल देने हैं हमें। फिर यहाँ पे फिर इसके बाद में अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस क्या है, ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन है। फिर ट्विस्टर क्या है, मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों को अधिकतर ट्विस्टर क्यों देखे जाते हैं, इसका हमें यहाँ पे विश्लेषण करना है। तो ये हमारा जो ट्रेंड था क्वेश्चनों का कि जलवायु विज्ञान में जो है हमसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके बाद में जैसे हमें टाइम मिलेगा, हालांकि मैंने आज ये पहली सीरीज़ चालू करी है क्लाइमेटोलॉजी की, कोशिश कर रहा था कि मैं जल्दी पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा, है ना। आज मैंने सिर्फ इसमें सिलेबस
और ट्रेंड, ये चीज़ें चेक कर देखी हैं कि हमारा जो यूपीएससी का ट्रेंड है क्लाइमेटोलॉजी के बारे में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत सारी वीडियो वगैरह देखी हैं और वीडियो को देखकर सोच समझकर सिलेबसों को खरीद देख पढ़कर अच्छे से उनको लिखकर तब जाके ये पूरा एनालिसिस करके जब मैंने स्टार्ट करा है। हालांकि मेरे नोट्स इसके प्रिपेयर हो चुके हैं और धीरे धीरे मैं हर संडे में इसकी वीडियो अपलोड करा करूँगा। और अगर वीडियो को ठीक, अब ये अगर मैं यहाँ पे ये भी बात करूँ कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, यानी अगर एनसीईआरटी में भी हमें ये टॉपिक देखने को मिलते हैं, तो मैंने एनसीईआरटी का भी जो यहाँ पे सिलेबस है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि सिर्फ भूआकृति विज्ञान सारी एक साथ, जलवायु विज्ञान विश्व की एक साथ, इस तरीके से। अगर हम एनसीईआरटी में देखें, जैसे मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल जीएस फर्स्ट के लिए एनसीईआरटी जो है मैंने किस तरीके से नोट कर रखी है, तो मैंने यहाँ पे जलवायु विज्ञान लिख रखा है। और जलवायु विज्ञान से जितने भी हमारे चैप्टर हैं और क्लास की बुक है वो सारी मैंने मेंशन कर रखी है। जैसे जलवायु विज्ञान में हमें क्लास 7 की बुक लेनी है, उसका चैप्टर 4 पढ़ना है, वायु, ठीक है। और जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना क्लास 9 चैप्टर 4 जलवायु, ये हमारा भारत से परिप्रेक्ष्य में, तो ये यहाँ पे नहीं पढ़नी क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ विश्व की देखनी है, अभी विश्व की। फिर उसके बाद में क्लास 11 की चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, ये हमारे जलवायु विज्ञान से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम अब भारत के केस में देखें कि जलवायु विज्ञान, तो भारत के केस में अगर हम देखेंगे जलवायु विज्ञान, तो इसमें हमें क्लास 6 की चैप्टर 8, 7, क्लास 6 का जो चैप्टर 8 है वो देखना है, जिसमें जलवायु, वनस्पति व वन्य प्राणी एवं जीव है। क्लास 6 का चैप्टर 7 है हमारा, इसमें जलवायु से, हालांकि जलवायु से संबंधित चैप्टर 8 ही है। फिर उसके बाद में क्लास 9 है चैप्टर 4 जलवायु, ठीक है। और इसके बाद में क्लास 11 की बुक है जिसमें चैप्टर 4 जलवायु है से संबंधित है। तो ये चैप्टर जो है ये हमारे सिर्फ जलवायु से ही संबंधित है। और इसमें मैंने पूरा का पूरा जो ये है इस तरीके से पूरा चार्ट बना लिया था, जिसमें मैंने यहाँ पे सिर्फ भूआकृति विज्ञान की कौन सी क्लास की हमें बुक उठानी है, कि कौन से चैप्टर लेने हैं। फिर जलवायु विज्ञान है हमारे, जलवायु विज्ञान के बाद में हमारी समुद्र विज्ञान है, फिर पर्यावरण भूगोल है, ठीक है। फिर इसके बाद संसाधन भूगोल है, भारत का भूगोल है, फिर भारत का आर्थिक भूगोल है, फिर मानव भूगोल है। तो यहाँ पे मैंने सारों को अलग अलग कर लिया था ऑप्शनल के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैंने मेंशन कर लिया था, जैसे मैंने बताया कि ना जलवायु विज्ञान है, यहाँ पे जलवायु विज्ञान में हमें क्लास 7 का चैप्टर 4 और क्लास 11 का चैप्टर 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये चैप्टर पढ़ने हैं। और इसमें ये हमारे विश्व से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब इसमें फिर अगर भारत से रिलेटेड है तो भारत से रिलेटेड पढ़ने के लिए क्लास 6 का चैप्टर 8 है, ठीक है। और क्लास 6 चैप्टर 8 और इसके बाद में क्लास 9 का चैप्टर 4 है और क्लास 11 का चैप्टर 4 ये जलवायु से संबंधित है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर एनालिसिस अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि मुझे भी आगे वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। हालांकि जितना मैं एनालिसिस कर सकता था मैंने पूरा करा, मैंने क्वेश्चनों को देखे ध्यान से और उनको करा। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नोट्स भी बना रखे हैं, जिस तरीके से हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे वायुमंडल परिसंचरण से पूरा टॉपिक है इसका 1 पेज का। फिर उसके बाद में हमसे परिसंचरण में फिर उसके बाद में वायुमंडल परिसंचरण हो गया, उसमें फिर जेट स्ट्रीम हो गई। जेट स्ट्रीम हमसे पूछी जा रही थी ये जेट स्ट्रीम में। फिर ला नीना है, एल नीनो है। तो ये मैंने मैप के साथ में पूरे नोट्स अपने तैयार कर रखे थे। स्थानीय मौसमों का है ना। तो जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा सेशन, उससे फिर हम अपने यानी मैं इन टॉपिकों को शेयर करूँगा। और अगर पीडीएफ चाहिए तो जल्दी ही मैं इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। और अगर वीडियो को आगे और देखना है तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आगे वीडियो बनाऊँ और मुझे भी खुशी हो कि हाँ मैं सही कर रहा था, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।